हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आजकल आप पैल्पिटेशन वर्ड काफ़ी कॉमनली सुन रहे होंगे। पैल्पिटेशन का मतलब होता है एबनॉर्मल कॉन्शियसनेस ऑफ हार्ट बीट। वैसे हमारा हार्ट 24 आवर्स लगातार जब तक ज़िंदगी रहती है तब तक धड़कता रहता है, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता है। लेकिन अगर आपको पता चलने लगे कि आपका हार्ट बीट हो रहा है, आपको महसूस होने लगे, तब उस कंडीशन को बोलते हैं पैल्पिटेशन। जो पैल्पिटेशन होता है मोस्टली नॉन सीरियस होता है, बहुत ज़्यादा कंसर्न वाली बात नहीं होती है और इसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं। कुछ कैटेगरीज होती है, कुछ कारण होते हैं जिसके कारण आपको पैल्पिटेशन हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला रीज़न होता है हार्ट पे इशू। तो मोस्टली जो लोग हार्ट की पेशेंट होते हैं उनको भी पैल्पिटेशन होता है और उसको हम एक अलग कैटेगरी में लेके चलते हैं। वो हो सकता है कि आपको एरिथमिया हो रहा हो, मतलब आपका जो हार्ट है वो रिदम में नहीं हो रहा हो, मतलब या तो उसमें टेकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया हो रहा हो। नॉर्मली जो हमारा हार्ट रेट होता है वो 60 से लेकर 100 के बीच में होना चाहिए, जो एडल्ट हार्ट रेट होता है। लेकिन अगर 60 से नीचे हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया, और अगर 100 से ऊपर हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं टेकीकार्डिया। तो इस टेकीकार्डिया की कंडीशन में भी आपको पैल्पिटेशन हो सकती है। हार्ट के रीज़न के अलावा अगर हम और कंडीशंस के बारे में बात करें तो जो रीज़न देखने को मिलते हैं पैल्पिटेशन के, वो होता है मेंटल एंग्जाइटी। बहुत ज़्यादा अगर आपको कोई परेशानी वाली चीज़ हो गई, एकदम से आपके सामने कोई ऐसी कंडीशन आ गई, एंशियस हो गए आप, ओवर स्ट्रेस्ड हो गए आप, तब आपको पैल्पिटेशन हो सकते हैं। इसके अलावा एक्सर्शन के बाद, कई बार सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, कई वज़न उठाने के बाद, या जो एथलीट्स होते हैं उनमें एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद जब आपका हार्ट बहुत तेज़ी से पंप करता है, उस समय भी आपको पैल्पिटेशन हो सकते हैं। इसके अलावा मेनोपॉज में जब हमारे शरीर के हार्मोन्स चेंज होते हैं तभी भी पैल्पिटेशन हो सकते हैं। इसके अलावा अनीमिया में अगर आपके शरीर में खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, ऑक्सीजन सही से शरीर में नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस केसेस में भी आपको पैल्पिटेशन हो सकते हैं। इसके अलावा एक कंडीशन फ्रेंड्स देखने को मिलती है, अगर आप कुछ ओवर द काउंटर ड्रग्स लेते हैं, मतलब जैसे आपने खांसी ज़ुकाम, जो सर्दी ज़ुकाम होती रहती है उसके लिए मेडिसिन लेते हैं, तभी भी आपको कभी कभी पैल्पिटेशन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के केसेस में भी पैल्पिटेशंस होती है। प्रेगनेंसी में शरीर में बहुत सारे बदलाव हो रहे होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स का बदलाव हो रहा होता है, तो उस समय भी पैल्पिटेशन देखी जाती है। इसके अलावा एक और कंडीशन जहाँ पर पैल्पिटेशन हो सकती है वो है थायराइड। अगर आपको थायराइड ग्लैंड बढ़े हुए हैं, हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन है, तब उस केसेस में भी, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म उसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होता है जब थायराइड बढ़ा हुआ होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको पैल्पिटेशंस हो सकते हैं। लेकिन अगर हम हार्ट के रीज़न को छोड़ दें कि आपका हार्ट बिल्कुल सही है, आपने ईसीजी कराया, अपने डॉक्टर से मिले, उसने बोला हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पैथोलॉजी नहीं है, तब हम इसको नॉर्मल पैल्पिटेशन बोलते हैं और ये बिल्कुल सीरियस वाली कंडीशन नहीं होती है। ये थोड़े से ट्रीटमेंट, थोड़े से स्टेप्स, थोड़े से टिप्स लेने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कब ऐसा हो कि आप पैल्पिटेशन को सीरियसली आपको लेना चाहिए। अगर आपको पैल्पिटेशन काफ़ी लंबे समय से हो रहे हों तब आपको सीरियसली सोचना चाहिए। अगर आपको पैल्पिटेशन फैंटिंग में चेंज हो जाता है, मतलब आपको दिल की धड़कन बहुत तेज़ से महसूस हुई और उसके अलावा आपको ड्राउजीनेस सा महसूस होने लगा, सिर में लाइटेडनेस लगने लगी, हल्कापन लगने लगा, सिर में भारीपन की जगह पे हल्कापन महसूस होने लगा, आप गिरने जैसे लगे, सिर पे आपको ठंडा पसीना आने जैसा लगा, या नाउजिया या वॉमिटिंग जैसा लगने लगा, चेस्ट में बहुत तेज़ दर्द होने जैसी कंडीशन कभी लगी, या आपको सांस लेने में कोई तकलीफ़ हुई, या आपको चेस्ट में एक कंस्ट्रिक्शन जैसा महसूस हुआ या टाइटनेस जैसा महसूस हुआ, तो पैल्पिटेशन के साथ अगर ये सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं तब आपको उस पैल्पिटेशन को सीरियसली लेना चाहिए। एक और कंडीशन है जहाँ पर अगर बुज़ुर्गों के अंदर पैल्पिटेशन हो रही हो, चाहे ये सारे सिम्टम्स उसमें आ रहे हों चाहे नहीं आ रहे हों, लेकिन अगर बुज़ुर्गों के अंदर किसी भी तरह की पैल्पिटेशन होती है तब उसको हमको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि उनके केस में कहीं ना कहीं हार्ट ज़रूर इन्वॉल्व होता है। हार्ट में अगर पैथोलॉजी आई हुई होती है तब हमको उसको सीरियसली ही लेना चाहिए। तो ये हमने जाना कि पैल्पिटेशन होता क्या है और कब हमको सीरियसली लेना चाहिए। अब मैं आपके सामने कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि अगर आप नॉन सीरियस पैल्पिटेशन आपको है तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
पहली चीज़ ये है कि जैसे ही आपको पैल्पिटेशन महसूस होता है, आप अपने दोनों फिंगर्स को 3-3 फिंगर्स ले सकते हैं दोनों हाथों की, और अपने आइज़ में सर्कुलेटरी मोशन में धीरे धीरे अपने आइज़ को रब करना है। पहले आपको दोनों आइज़ को एंटी क्लॉकवाइज करना है, फिर आपको क्लॉकवाइज करना है। इसके अलावा आपको जो करना है वो है मसाज। ये दोनों साइड में आपकी कैरोटिड वेसल्स होती हैं, आपको इनको मसाज करनी है। एक ही तरफ में एक बार करना है, दोनों साइड में एक साथ में नहीं करना है। आपको धीरे धीरे यहाँ पे मसाज करना है, फिर धीरे धीरे आपको यहाँ पे मसाज करना है। तो ये दोनों स्टेप्स हो गए। उसके अलावा अगर आपको पैल्पिटेशन महसूस होते हैं तो आप तुरंत के तुरंत जो कोसी वाटर होता है, नॉर्मल जो वाटर होता है, उससे अपने फेस पर स्प्लैश करना है, फेस को वॉश करना है। इसके अलावा आपको जो करना है वो ये है कि ज़ोर ज़ोर से आपको खांसी करनी है। अब खांसी भी नहीं भी आ रही है तब आपको कफ करके एग्जर्ट करना है। कफिंग जैसे आप करते हैं वैसे आपको कफ करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा आपको डेफिकेशन को सिमुलेट करना है। मतलब जैसे आप नॉर्मल पॉट पे बैठते हैं और आप स्टूल पास करने की कोशिश करते हैं, आपको वैसे ही कोशिश करनी है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो आपको करनी है। तुरंत के तुरंत आपको जो पैल्पिटेशन हो रही हैं उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा और चीज़ें जो आप कर सकते हैं, कुछ टिप्स हैं जो आपको करना चाहिए अगर आपको फ्रीक्वेंट पैल्पिटेशन हो जाती है। कई बार पेशेंट बताते हैं कि उनको 2-3 साल से पैल्पिटेशन की समस्या हो रही है। वैसे तो ये नॉन सीरियस होता है, लेकिन उस समय जिस समय पेशेंट को पैल्पिटेशन हो रही होती है उस समय उसको लगता है कि उसको हार्ट अटैक आने वाला है। काफ़ी ज़्यादा पेशेंट घबरा जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं, फियर ऑफ डेथ हो जाती है। तो इसके लिए कुछ टिप्स शेयर करती हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपको पैल्पिटेशन होती है तब आप अपना रेगुलर ईसीजी कराते रहें, और ईसीजी में अगर कोई अबनॉर्मलिटी आती है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। इसके अलावा आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है कि अगर आपको पैल्पिटेशन हो रही है तो आप ये बिल्कुल भूल जाइए कि आपको कोई हार्ट में समस्या है, अनलेस एंड अनटिल आपने ईसीजी अपनी करा रखी है। ईसीजी में अगर सब कुछ नॉर्मल है तब आपको इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस लेने के साथ हमारे शरीर में जो हार्मोन रिलीज़ होता है उसका नाम होता है एड्रेनलिन। ये एड्रिनल ग्लैंड्स यानी किडनी के ऊपर छोटे छोटे से जो ग्लैंड्स होते हैं उससे रिलीज़ होता है, और ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके शरीर में एड्रेनल ज़्यादा रिलीज़ होता है, आपको जो हाइपरटेंशन जैसी समस्या हो सकती है, और आपको और ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, और ज़्यादा आपकी पैल्पिटेशन बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर आपको पैल्पिटेशन होती है तो माइल्ड एक्सरसाइजेस करनी है। अगर आपको हार्ट का कोई भी इशू नहीं है तो आप नॉर्मली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम उस पर नहीं होगी। 20 से 30 मिनट की जेंटल एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, आप नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हैं, आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब चीज़ों को 5-5, 10-10 मिनट के लिए अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा जो खाने का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में रखना होगा कि क्या आप खा रहे हैं और कितना आप खा रहे हैं। छोटे छोटे से पोर्शंस लेने हैं और एटलीस्ट 5 मील्स लेनी है पर डे। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि एक साथ में ज़्यादा खाना आपको नहीं खाना है। पूरा का पूरा एक साथ में शरीर पर आपका लोड आ जाएगा और आपको तकलीफ़ बढ़ सकती है। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि खाने के बाद ही लोगों को पैल्पिटेशन होती है। तो खाना हमेशा आपको थोड़ा खाना है और बार बार आपको खाना है। इसके अलावा आपको नींद पूरी करनी है। जब भी हम सोते हैं तो हमारी पूरी बॉडी एक तरह से रिन्यू होती है, रिप्लेनिश होती है, तो आपको सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप सोएंगे उतनी ज़्यादा आपकी हार्ट को स्ट्रेंथ मिलेगी, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलेगी, और ये पैल्पिटेशन बार बार आपको नहीं होंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो भी आप स्टिमुलेंट्स लेते हैं, चाहे आप चाय लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, टबैको लेते हैं, ये सारी चीज़ें आपके जो पैल्पिटेशन होती है उसको बढ़ाती हैं। तो अगर आपको पैल्पिटेशन की समस्या काफ़ी समय से रहती है तो इन चीज़ों को आपको कट डाउन करना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा विल्ड पावर में हैं, आपको बहुत ज़्यादा आप प्रण कर सकते हैं कि यस मैं छोड़ सकता हूँ, तो अगर आप छोड़ देते हैं तो डेफिनेटली ये बेस्ट है आपके लिए। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं डेफिनेटली उसको कट डाउन कर दें। अगर आप कुछ अल्कोहल वगैरह लेते हैं, क्योंकि उसमें जो सल्फाइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं वो अगेन आपके लिए अच्छी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को आपको कट डाउन करना है। तो ये चीज़ों को आपको फॉलो करना है। और साथ के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक नॉर्मल जो माइंड होता है, माइंड मेकअप में रहना है कि जो पैल्पिटेशन है बहुत सीरियस नहीं है, सिर्फ मुझे अपनी लाइफस्टाइल में ध्यान रखना है, मुझे किसी भी तरह की हार्ट की पैथोलॉजी नहीं है और मुझे कुछ होने वाला नहीं है, वो सिर्फ मोमेंटरली होता है और इसके लिए किसी भी तरह की परेशानी वाली बात नहीं है। अब मैं कुछ मेडिसिन के बारे में आपसे शेयर करने वाली हूँ जो होम्योपैथी की मेडिसिन हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग आपको दी जा सकती हैं जब आपको ऐसे सिम्टम्स महसूस होते हैं। सबसे पहली मेडिसिन के बारे में बात करूँगी, वो मेडिसिन है एकोनाइट।
फ्रेंड्स, एकोनाइट होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन है जो हर एक प्रॉब्लम में दी जाती है जहाँ पर कोई भी चीज़ सडनली होती हो, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं हो, पहले से कुछ भी उसको तकलीफ नहीं हो रही हो, एकदम से अचानक कुछ भी उसको हो जाता हो। चाहे उसको पैल्पिटेशन की समस्या हो रही हो, चाहे उसको एंग्जाइटी हो रही हो, फोबिया हो रहा हो, फियर ऑफ डेथ हो रही हो, डिस्निया हो रहा हो, ब्रीदिंग में कोई समस्या हो रही, डीप ब्रीदिंग वो नहीं कर पा रहा हो, छोटी छोटी से सांस उसको आ रही हो, चेस्ट में दर्द हो रहा हो। तो ऐसी सारी समस्या में जब कोई भी चीज़ एकदम से अचानक शुरू हो जाती है, आपके पास सोचने का समय नहीं है, उस समय आप पेशेंट को एकोनाइट 200 दे सकते हैं। एकोनाइट 200 की डायरेक्ट 4 बूंदे आप पेशेंट के टंग पे डाल सकते हैं और हर 15-20 मिनट बाद उसको आप रिपीट कर सकते हैं। धीरे धीरे जब पेशेंट रिकवर होने लगेगा तो इसको दिन में 3 बार भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट मेडिसिन है एबीस कैनाडेंसिस। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ पेशेंट बताते हैं कि खाना खाने के बाद मेरा हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाता है, मुझे पल्सेशन शुरू हो जाती है, पैल्पिटेशन होने लगती है और बहुत ज़्यादा गैस की समस्या होती है, तभी भी मुझे ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपकी ये जो पैल्पिटेशन है ये आपके डाइजेशन से रिलेटेड है, आपके खाने से रिलेटेड है, तब आप जो मेडिसिन ले सकते हैं वो है एबीस कैनाडेंसिस। और कई बार पेशेंट ऐसा भी बताते हैं कि जब जिस दिन वो खाना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, जैसे ही वो थोड़ा सा पोर्शन वो ज़्यादा लेते हैं, उनको पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो अगेन द मेडिसिन इज एबीस कैनाडेंसिस और इसको आपको लेना है 30 पोटेंसी में। डायरेक्ट 4 बूंदे टंग पे डाल सकते हैं और दिन में 3 बार आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो कि अगेन सिम्टोमेटिक है, वो मेडिसिन है आयोडम। फ्रेंड्स, आयोडम मेडिसिन दी जाती है अगर आपके शरीर में जो थायराइड हार्मोन है उसके लेवल्स बढ़े हुए हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनके अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है, पैल्पिटेशन आ रही है, उन केसेस में ये मेडिसिन दी जा सकती है। अगर आपके थायराइड हार्मोन्स बढ़े हुए हैं तो आपका पूरा सिस्टम एक अपर लेवल पे चला गया है, मेटाबॉलिज्म उसका हाई हो गया है, आपको धड़कन अपनी तेज़ लगेगी, आपको खाना जल्दी जल्दी पचेगा, आपको पसीना बहुत आएगा, आपको शरीर बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा। तो ये सारे सिम्टम्स आपके मेटाबॉलिज्म हायर लेवल के हो जाते हैं, तब के होते हैं। तो ऐसे केसेस में आप आयोडम 30 ले सकते हैं। इसको भी आपको थोड़े से पानी में डाल करके या डायरेक्ट टाइम पे भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट मेडिसिन है फेरम मेटालिकम। फेरम मेटालिकम ऐसे पेशेंट्स में देना है जहाँ पर जो ब्लड के लेवल्स है, यानी हीमोग्लोबिन जो लेवल्स हैं वो 10 से नीचे हैं, या खून की किसी भी तरह की उसको कमज़ोरी होती है, थोड़े समय पहले उसको ब्लड का लॉस हो गया था कोई और उसके बाद से उसको पैल्पिटेशन होने लग गई है, या प्रेगनेंसी के बाद पैल्पिटेशन होने लग गई जिसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है डिलीवरी के बाद तो उस केसेस में आप फेरम मेटालिकम दे सकते हैं। तो खून की कमी जिन पेशेंट में है, अगर उनके अंदर पैल्पिटेशन हो रही है, मोस्टली फीमेल्स के केसेस में ज़्यादा देखा जाता है, तो ऐसे केसेस में आप फेरम मेटालिकम को 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। डायरेक्ट 4 बूंदे डायरेक्ट टंग पर दिन में 3 बार इसको लिया जा सकता है। नेक्स्ट एक मेडिसिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्वेलेरिया मेजस। ये जो मेडिसिन होती है इसको हम देते हैं ऐसे पेशेंट में जिनके अंदर बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है स्मोकिंग की, चाहे वो टबैको स्मोकिंग के फॉर्म में ले सकते हैं, चाहे वो डायरेक्टली खा रहे होंगे। तो ऐसे केसेस में जब टबैको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पर हम देते हैं कॉन्वेलेरिया मेजस। इसको हम मोस्टली 30 पोटेंसी में देते हैं, लेकिन मदर टिंचर फॉर्म में भी लिया जा सकता है। अगर आप इसको 30 पोटेंसी में ले रहे हैं तो डायरेक्ट 4 बूंदे टंग पे ले सकते हैं, या थोड़े से पानी में डाल करके इसके मदर टिंचर को दिन में 3 बार लिया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन है लैकेसिस। तो लैकेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन हो जाती है जो कि दिया जाता है मेनोपॉजल फीमेल्स में हॉट फ्लैशेस के लिए। हॉट फ्लैशेस मतलब एकदम से गर्मी का दौरा अगर शरीर में आता है, शरीर पसीना पसीना हो जाता है, गर्मी चढ़ती है सिर से और पूरा पसीने के साथ जो गर्मी है वो शांत होती है, साथ में दिल इतनी तेज़ धड़कता है कि पेशेंट एकदम एंशियस हो जाता है, डर जाता है और हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। और इन सारी कंडीशन में जो कि एक मेनोपॉजल फीमेल के अंदर देखने को मिल रही है, जिनके अंदर पीरियड्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और पैल्पिटेशन बार बार होती रहती है, तो ऐसे केसेस में लैकेसिस दिया जा सकता है। लैकेसिस को आपको लेना है अगेन 200 पोटेंसी में, हर दिन एक दिन छोड़ करके एक दिन आपको लैकेसिस 200 लेना है। तो फ्रेंड्स, ये सारी प्रॉब्लम थी सिम्टोमेटिक। अब मैं बताने वाली हूँ अगर आपको हार्ट के इश्यूज़ है, आपकी फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, या आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल आपके बढ़े हुए हैं, लिपिड्स आपके सही नहीं हैं, आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम रहता है, तब आपको जो मेडिसिन पैल्पिटेशन के लिए लेनी है वो है क्रेटिएगस का मदर टिंचर और स्ट्रोपैंथस का मदर टिंचर। ये जो दोनों मेडिसिन है, सबसे पहली मेडिसिन है क्रेटिएगस जो कि एक हार्ट टॉनिक का काम करती
करती है। हार्ट की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसमें ये काम नहीं आती है। बहुत ही अच्छी एक टॉनिक का काम करती है हार्ट के केसेस में, और बिल्कुल वैसा ही है स्ट्रोपैंथस। तो इन दोनों मेडिसिन को कॉम्प्लीमेंट्री की तरह से अगर हम यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह की हार्ट के इश्यूज़ के कारण पैल्पिटेशन हो रही है तो इन दोनों के मदर टिंचर को आधे ग्लास पानी में 10-10 बूंदे डाल करके इसको लेना है। इसको लंबे ड्यूरेशन तक आपको लेना है, कम से कम 2 से लेकर 3 महीने तक आपको इन कॉम्बिनेशन को लेना है। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जो भी सिम्टम्स जो भी मेडिसिन मैंने पहले बताई हैं उनके साथ में कोई हार्ट के इश्यूज़ भी रहते हैं, तब आप उन मेडिसिन के साथ भी ये लास्ट के 2 मेडिसिन भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों मेडिसिन जो मैंने लास्ट में बताई हैं, क्रेटिएगस और स्ट्रोपैंथस, एक हर्बल एक्सट्रैक्ट है, अल्कोहलिक हर्बल एक्सट्रैक्ट है, तो सबके लिए सेफ़ है। और आप इसको अपनी रेगुलर हार्ट की जो मेडिसिन लेते हैं उनके साथ भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। सिर्फ आपको गैप रखना है, आधे से 1 घंटे का गैप आप रख सकते हैं। खाने से बाद में अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो फ्रेंड्स, ये जो पैल्पिटेशन होता है बिल्कुल घबराने वाली कंडीशन नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपका ईसीजी सही होना चाहिए। तो अगर आप रेगुलर ईसीजी अपना कराते रहते हैं, उसमें कोई पैथोलॉजी नहीं आती है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होइए, क्योंकि कोई भी पैथोलॉजी ज़रूरी नहीं है कि हार्ट की हो। कई और रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण आपको पैल्पिटेशन हो सकती है। तो इसको सोच कर स्ट्रेस लेकर के अपने पैल्पिटेशन को बढ़ाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो थी पैल्पिटेशन के बारे में, उसके कारणों के बारे में, उसकी मोडालिटीज़ के बारे में और उसके होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काम की होगी। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर